हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड अप स्टडी। तो आज से हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी की सीरीज। जैसे आप हमारी बाकी के सब्जेक्ट्स की सीरीज जैसे कि ज्योग्राफी की सीरीज और पॉलिटी की सीरीज को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज इसको उससे भी ज्यादा आपको प्यार देना है और सपोर्ट करना है। तो आज जो हमारा जो गोल है, जो टारगेट है आज की सीरीज में, जो कि फर्स्ट लेक्चर है हमारी सीरीज का, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो जिसका आज है पार्ट नंबर 1। क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर है और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम एक पार्ट में फिनिश नहीं कर सकते, और करना भी चाहेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं इसमें इंट्रोडक्शन, कि आखिर लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, आखिर कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस जो है हमारी लाइफ को अच्छे ढंग से चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी प्रोसेस जानेंगे, उनके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। एंड ऑफ कोर्स एनसीईआरटी के साथ साथ मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी इसमें ऐड ऑन किए हैं, जिसके वजह से आपको जो एनसीईआरटी में जो कमी हमेशा से खल जाती है कि एनसीईआरटी बच्चों को समझ नहीं आती है, तो वो आपकी जो कमी है वो इससे ज़रूर आई होप दूर कर दूंगी मैम। तो ये सिर्फ एनसीईआरटी में आप बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूँ, इसके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे कलरफुल नोट्स भी हैं इसी के साथ साथ। तो आपको बस एक काम करना है कि आपको अपनी एनसीईआरटी निकाल ली है और जो भी लाइंस या फिर जो भी वर्ड्स मैंने इसमें मार्क करे हैं वो आपको अपनी एनसीईआरटी में एज इट इज़ आपको मार्क करना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ साइड वाइज कहीं लिखी हुई है एक्स्ट्रा अपनी पेन से, तो वो आपको नोट डाउन करना है अपनी बुक में ही, ताकि क्योंकि इधर उधर अगर आप लिखेंगे तो फिर आप लोग बाद में भूल जाएंगे कहीं पर, उसको आप लोग रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी बुक में ही रहेगी वो सारी चीज़ें, तो आप लोग जब अपनी बुक को एनसीईआरटी को जब रीड ऑन करेंगे तो वो भी नोट्स आपके साथ रहेंगे और आपका जो रिवीजन है वो ज़्यादा इफेक्टिवली हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर करे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन वाइज बिल्कुल एनसीईआरटी को पढ़ने वाले हैं, वर्ड टू वर्ड समझेंगे। बिल्कुल भी डाउट आपको अगर आएगा तो प्लीज़ आप अगर कमेंट सेक्शन में नीचे हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो अगर आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीड आउट करते हैं दैट हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे कि आखिरकार इस हमारे लाइफ में, हमारे वर्ल्ड में क्या अलाइव है, यानी कि क्या जिंदा है, और क्या अलाइव नहीं है, क्या जिंदा नहीं है। कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, प्लीज आप जो वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका ऐसा क्या डिफरेंशिएशन का क्राइटेरिया रहेगा कि आप कैसे पता लगाएंगे कि ये चीज़ अलाइव है या फिर ये चीज़ अलाइव नहीं है। इन्होंने एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं दैट इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग अ cud और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन अ स्ट्रीट वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। अगर हम देखेंगे किसी डॉग को भागते हुए स्ट्रीट में, किसी गाय को अपना चारा चबाते हुए, किसी मैन को लाउडली शाउट करते हुए किसी भी गलियों में, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये व्यक्ति या फिर ये एनिमल लिविंग बींग है। वट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर asleep। लेकिन क्या होगा अगर हम जो इन तीनों को सोते हुए देखें, फिर भी हम समझ ही जाएंगे ना कि ये लोग लिविंग बींग्स हैं, सो ही तो रहे हैं, तो हम इससे समझ जाएंगे कि वो लिविंग बींग्स हैं। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, वही मैंने बोला, बट हाउ डिड वी नो दैट, वी सी दैम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। लेकिन हमें ये पता कैसे चला कि वो लोग सो रहे हैं, फिर भी हमें कैसे पता चला कि ये लोग जीवित हैं, अलाइव हैं, लिविंग बींग्स हैं? क्योंकि हमने उनको ब्रीथ करते हुए देखा। तो यहाँ से हमें ये कीवर्ड मिल गया ब्रीदिंग, यानी कि हमें कोई भी डिफरेंशिएट करना है किसी भी एनिमल को या फिर किसी भी चीज़ को कि वो लिविंग बींग है या फिर नॉन लिविंग बींग है। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो देखिए कि वो ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन ये एकमात्र चीज़ नहीं है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर लिविंग जो पर्सन है या एनिमल है वो लिविंग बींग है या लिविंग बींग नहीं है। चलिए आगे जानते हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स। अब वो पूछ रहे हैं प्लांट्स के बारे में, क्या प्लांट्स के बारे में बताइए कि आप उनको कैसे पता लगाएंगे कि वो अलाइव है या फिर अलाइव नहीं है। तो इन्होंने आंसर दिया है कि दैट वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन। तो एनसीईआरटी खुद से ही क्वेश्चन एंड आंसर करके जो बच्चों के साथ जो कन्वर्सेशन है वो दिखा रही है कि उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप प्लांट्स के बारे में फिर क्या सोचते हैं। प्लांट्स तो वैसे चलती नहीं है गलियों में, चिल्लाती भी नहीं है प्लांट्स। अब आपको कैसे पता चलेगा कि प्लांट्स वो लिविंग बींग्स हैं या फिर नहीं है। तो हमने कहा कि हम लोग देख लेंगे कि अगर उसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन है तो यानी कि वो लिविंग बींग्स हैं। फिर उन्होंने एक अदर क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए बहुत सारे पेड़ तो ऐसे भी होते हैं जिनकी लीव्स ग्रीन नहीं होती हैं, काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स की होती है, तो क्या वो लिविंग बींग्स नहीं है? दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव। फिर उसने आंसर दिया है एनसीईआरटी ने ही नेक्स्ट कि वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये तो लिविंग बींग की क्वालिटी है। तो लिविंग बींग की क्वालिटी हमें दो समझ में आई यहाँ पर, दैट इज एक तो ब्रीदिंग करना
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ब्रीथ कर रही है यानी कि वो लिविंग बीइंग है। नेक्स्ट, अगर वो ग्रो कर रही है देन वी कम टू नो दैट इट इज लिविंग बीइंग। ओके, नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. यानी कि हम मोर और लेस कॉमनली ये देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट है या नहीं है। अगर मूवमेंट हमें दिख जाता है या तो वो बहुत ही कम मूवमेंट हो, जैसे कि ग्रोथ वाला मूवमेंट है, तो वो बहुत धीरे धीरे है, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, बहुत रेयरली दिखता है वो। तो या तो मूवमेंट वो विजिबल हो, बहुत ही मान लो चल के जा रहा हो कोई इंसान, तो हम समझ जाएंगे कि ये लिविंग बीइंग है। अब पेड़ है तो उसको हम बढ़ते हुए धीरे धीरे नहीं देख सकते, लेकिन हाँ एक टाइम के बाद हमें समझ आने लगता है कि हाँ ये पेड़ अभी छोटा था, अब ये पेड़ बड़ा हो गया, दैट मीन्स इट इज ग्रोइंग एंड दैट मीन्स इट इज लिविंग। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि वो लिविंग बीइंग है। अब ये एनसीईआरटी आगे क्या बोल रही है, दैट बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। मान लीजिए कोई पेड़ अगर नहीं बढ़ रहा है उस तेजी से जिससे हमें वो दिखाई दे जाए कि हाँ वो इतना, कल इतना बड़ा पेड़ था आज इतना बड़ा पेड़ हो गया, वो नहीं समझ आ रहा है वो ग्रोथ उसकी, फिर भी वो प्लांट लिविंग है। यानी कि सिर्फ मूवमेंट और ग्रोथ को देख के तो हम ये नहीं समझ सकते कि कोई भी चीज लिविंग या फिर नॉन लिविंग है या नहीं है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट्स। ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि बिना विजिबल मूवमेंट के भी ब्रीथ करते हैं और जो हमें समझ नहीं आता कि वो ब्रीथ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लिविंग बीइंग्स तो होते ही है ना। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो विजिबल मूवमेंट है, चाहे वो ग्रोथ का हो चाहे फिर वो किसी भी मूवमेंट इधर से उधर जाने का हो, तो सिर्फ उसी को हम अपना क्राइटेरिया बना के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। यानी कि इसके अलावा भी हमें कई सारी चीजें, कई सारे फैक्टर्स, कई सारे क्राइटेरिया हैं वो डिफाइन करने पड़ेंगे, जिससे ये पता चल पड़े कि हम जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है। ओके, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे। तो अभी मैंने आपको जो है कुछ मार्क नहीं कराया है, बस आप धीरे धीरे समझते रहिए, आगे काफी सारी चीजें आएंगी मार्क करने के लिए और नोट्स बनाने के लिए, तो आप लोग उसी के साथ साथ मेरे वीडियो के साथ साथ आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। बहुत थोड़ा मूवमेंट, बहुत थोड़ी दूर का मूवमेंट जो होता है, बहुत थोड़ी स्केल का मूवमेंट, वो हमें इनविजिबल होता है फ्रॉम नेकेड आइज। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही इनविजिबल होता है, हम अपनी नेकेड आइज से जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं देख सकते। इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूल मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। उन्होंने पूछा है कि क्या ये इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट लाइफ के लिए नेसेसरी है। अगर हम यही क्वेश्चन प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछें तो वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल जरूरी है। इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम until they infect some cells। इन्होंने क्या बोला, एक एग्जांपल दिया है वायरसेस का। एक्चुअली वायरसेस के साथ जो है काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं, उसका आज तक ये पता नहीं लग पाया है कि आखिर वायरसेस जो है वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग्स है। वायरसेस के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि वो कभी लिविंग बीइंग है, कोई लोग बोलते हैं कि नहीं वो तो नॉन लिविंग बीइंग है। एक्चुअली इसका जो करेक्ट डेफिनेशन या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो ये है कि जब तक वो एटमॉस्फेयर में रहता है तब तक वो वायरस जो है वो नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। एंड अनटिल एंड अनलेस दे इन्फेक्ट सम लिविंग सेल, यानी कि अगर वो किसी लिविंग सेल को, मान लीजिए किसी ह्यूमन को या फिर किसी एनिमल को अफेक्ट कर जाता है, इन्फेक्ट कर जाता है, देन इट वर्क एज अ लिविंग, ओके, इट वर्क एज अ लिविंग सेल, एंड दैट इज पार्टली व्हाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो मैंने यही बोला कि कंट्रोवर्सी है वायरसेस के बारे में कि जब वो बाहर होते हैं तब तो वो नॉन लिविंग होते हैं, और जब वो किसी पर्सन के अंदर आ जाते हैं देन इट कंसीडर्ड एज अ लिविंग बीइंग्स। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है दैट व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। अब क्वेश्चन ये भी तो बनता है ना कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जरूरी तो है लाइफ के लिए, लेकिन आखिर ये क्यों जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। हमने ये काफी ज्यादा देखा भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी। आप देखिए कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी मशीनरी, उनकी वो फुल वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं। मान लीजिए आपके सामने कुछ टेबल या चेयर वगैरह आपके सामने जो दिख रही होगी, वो क्या है, आप लोग खुद से बताइए कि वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है। ऑफ कोर्स इट इज नॉन लिविंग बीइंग, क्योंकि वो ना तो ब्रीथ कर पा रहा है, ना तो वो अपने आप से मूवमेंट या फिर ग्रोथ कर पा रहा है। क्या आपने देखा था कि कल आपकी चेयर की 4 पैर थे और आज 8 हो गए हैं? नहीं ना, बिकॉज इट इज नॉट ग्रोइंग। हमने उसको जैसा बना दिया है, इट विल रिमेन द सेम फॉर एवर। ओके,
तो हमें ये क्या बताता है कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं और काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके। ओके, सो दे कैन हैव टिश्यूज। क्या क्या होता है जो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हमें डिफाइन करता है कि हाँ ये वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। जो लिविंग बीइंग्स के पास क्या होता है, टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज के अंदर होती है सेल, सेल्स के अंदर होते हैं कुछ बहुत ही स्मॉल कंपोनेंट्स, कह सकते हैं वो नेकेड आई से हम उनको देख भी नहीं सकते, वो इनविजिबल होते हैं। Because of the effect of the environment, this organized, ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. कुछ इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से कभी कभार क्या होता है, ये ऐसा बहुत देखा जाता है कि ब्रेक डाउन हो जाती है उनकी ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है लिविंग बींग्स की, वो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स की वजह से कभी कभार ब्रेक डाउन हो जाती है। एंड जैसे ही वो ब्रेक डाउन होती है, द ऑर्गेनिज्म इज नो लॉन्गर बी अलाइव। यानी कि जब तक लिविंग बीइंग वो तब तक ही है जब तक वो वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, और जैसे ही उसका वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बिगड़ा, the organism will be dead or it will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. अब इन्होंने क्या बताया कि इसीलिए हम जो है, अब जैसे कि मैंने आपको टेबल या चेयर का एग्जांपल दिया, टेबल जैसी है वो वैसी ही बनी रहेगी, उसको चेंज करना नहीं आता और वो खुद से कर भी नहीं पाएगी। बट वी एज अ लिविंग बीइंग, अगर हमारे कभी चोट लग जाती है तो हमको उसको रिपेयर करना जरूरी है। अगर वो रिपेयर नहीं होगी तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी बॉडी का, क्योंकि इसीलिए हमको ऑर्गन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो हम जो है वो लिविंग नहीं रहेंगे। वी आर कंसिडर्ड एज अ डेड, वी आर नॉट नो लॉन्गर बी अलाइव देन। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास काफी सारी चीजें होती हैं एंड वो रिपेयर होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, जिसकी वजह से हमारा जो मेंटेनेंस है बॉडी का वो बना रहता है। एंड दीज जो मेंटेनेंस जो स्ट्रक्चर्स का जरूरी होता है वो हेल्प होता है किसकी वजह से, वो मॉलिक्यूल से बना होता है। इसीलिए मॉलिक्यूल्स को हमेशा मूव करते रहना चाहिए। एंड हेंस इट इज प्रूव्ड कि मॉलिक्यूल्स क्यों जरूरी होते हैं हमारी लाइफ के लिए, एंड इट इज अलाइव ऑल्सो। Now, what are the maintenance process in living organisms? Let us explore. अब मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होती है, अब तो ये तो देख लिया हमने कि हाँ मेंटेनेंस होते रहना चाहिए, वरना वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव नहीं रह पाएगा अगर उसके अंदर मेंटेनेंस नहीं होगा। लेकिन वो मेंटेनेंस प्रोसेसेस क्या है आखिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चलिए वो जानते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दैट इज द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। भले ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पर्टिकुलरली कुछ कर ना रहे हो, जो कि दिख रहा हो, जैसे कि वो चल ना रहे हो, मान लीजिए वो खेल ना रहे हो, वो साइकिलिंग ना कर रहे हो, वो दौड़ ना रहे हो, फिर भी उनका जो अंदर का मेंटेनेंस है, जो मेंटेनेंस फंक्शन है वो चलते रहना चाहिए फॉर, क्योंकि उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। अदरवाइज मेंटेनेंस जैसे ही रुक जाएगा बॉडी का, भले ही वो प्लांट्स का मेंटेनेंस हो, एनिमल्स का हो, या फिर इट बी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, अगर वो मेंटेनेंस रुक जाएगा तो जो लाइफ है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। एंड जो लाइफ हो सकता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा देर के लिए लिविंग ना हो, और इट विल कंसिडर बी एज डेड। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन। इन्होंने भी बोला है कि अगर मान लीजिए हम बैठे भी हुए हैं शांति से, इवन हम सो भी रहे हो, तब भी ये मेंटेनेंस जॉब है वो चलती रहनी चाहिए। अब यहाँ से मैंने आपके लिए कुछ मार्क किया है इंपॉर्टेंट लाइंस एनसीईआरटीज की, जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, ट्रू और फॉल्स के या फिर मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में आपको पूछ लेता है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया जाता है कि पूछ लिया जाता है कि ये लाइन दी गई है, अब आपको इसको एक्सप्लेन करिए, ओके, इसको क्रिटिकली एनालाइज करिए। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है, तो आप भी इसको अपने एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए। तो क्या लाइन है ये, द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब्स आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पे दी गई है लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन। क्या बताया है, प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब, यानी कि ऐसी प्रोसेस जो कि सारी मेंटेनेंस जॉब को एक साथ परफॉर्म कर रही हो, उनको कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ओके। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. क्योंकि ये सारी मेंटेनेंस प्रोसेसेस को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए, अपना डैमेज बचाने के लिए, काफी सारे ब्रेक डाउन से एनर्जी चाहिए, ओके। सो दिस एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। ये एनर्जी आएगी बॉडी के बाहर से, हमको बाहर से ये एनर्जी लेनी पड़ेगी ताकि जो अंदर की जितनी भी प्रोसेसेस हैं, लाइफ फंक्शंस हैं, वो इजीली एंड इफिशिएंटली चलती रहे।
So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism. तो इन्होंने कहा कि जरूर फिर ना कोई ऐसी प्रोसेस तो होती ही होगी जिससे बाहर की जो एनर्जी है वो अपने बॉडी के अंदर ला सके, जिससे हमारा मेंटेनेंस प्रोसेस है वो चलता रहे बराबर से। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, विच वी कॉल एज फूड। वो एनर्जी जिससे ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है बाहर से, वो क्या है, फूड। फूड से आती है एनर्जी हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बाहर से आती है। हम फूड बाहर से तो लेते हैं ना, अपने माउथ में जाता है, फिर काफी सारी डाइजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव प्रोसेसेस होती हैं उसके बाद से। अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल एज न्यूट्रिशन। तो इस लाइफ प्रोसेस को क्या नाम दिया है हमने, न्यूट्रिशन। काफी सारी, मैंने बोला था ना, काफी सारी लाइफ प्रोसेस हैं जो मेंटेनेंस जॉब को करती रहती हैं बराबर से। तो सबसे पहली जो लाइफ प्रोसेस है जिसको जो एनर्जी हमें देती है मेंटेनेंस जॉब को करने के लिए, हमें कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर चाहिए बाहर से। तो जो बाहर से एनर्जी जो देती है उस सबसे पहली लाइफ प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हम डिटेल में ऑफकोर्स आगे जरूर पढ़ेंगे। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अगर किसी भी बॉडी साइज, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज को बढ़ना है तो एडिशनल रॉ मटेरियल तो लगेगा। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए सब बहुत ज्यादा जो ज्यादातर फूड सोर्सेस है वो भी कार्बन बेस्ड ही रहते हैं। क्योंकि अर्थ पे रहने वाले जितनी भी चीजें हैं वो सारी ज्यादातर, सारी तो नहीं कहेंगे लेकिन ज्यादातर जो है कार्बन बेस्ड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है। तो हमारा जो फूड होता है वो भी कार्बन बेस्ड ही होता है। Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can use them in different kinds of nutritional processes. हर किसी के कार्बन सोर्सेस की, मतलब क्योंकि कार्बन सोर्स एक सिंगल सोर्स तो है नहीं जहां से सारे लोग अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कार्बन के सोर्सेस भी अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट टाइप्स में प्रेजेंट है। तो जिस हिसाब से उस कार्बन सोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी होती है उस हिसाब से उस ऑर्गेनिज्म का जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, न्यूट्रिशन लेने का तरीका है, वो भी डिफरेंट होता है। The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organisms. क्योंकि environment जो है वो किसी भी individual organism के कंट्रोल में नहीं होता है, तो outside source जो energy का है वो हल्का हल्का बदल सकता है for a particular individual, for a different individual. Okay, these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining life structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow. इसीलिए जो हमारी भले ही हम अलग अलग तरीके से जो अपना कार्बन सोर्स है वो ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, लेकिन फाइनली जो प्रोडक्ट बने और जिससे हमें एनर्जी मिले वो कॉमन हो, जिससे हमारे जो जितनी भी मॉलिक्यूल्स हो अंदर के वर्क कर रहे हो वो साइमल्टेनियसली साथ में वर्क कर पाए बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ओके, सो द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी ये तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं दिस। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी, जिसके लिए काफी सारी केमिकल रिएक्शंस भी जरूरी है। किसके लिए केमिकल रिएक्शंस जरूरी है? ये जो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन सोर्सेस हम अलग अलग तरीके से ले रहे हैं ना, उसको सिंथेसाइज करके सिंगल एनर्जी फॉर्मेट में लाने के लिए हमें क्या जरूरत है? केमिकल रिएक्शंस कुछ ना कुछ होंगी जिसकी वजह से ये सारी डिफरेंट कार्बन सोर्सेस सिंगल एनर्जी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। केमिकल मीन्स है, मतलब केमिकल तरीका है एक तरीके से मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का, क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन। ये आपने, आई होप आपने चैप्टर 2 या फिर चैप्टर 1 में जरूर पढ़ी होगी, केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंसिंग वाले चैप्टर में केमिस्ट्री के। नहीं भी पढ़ी हो तो मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, तो प्लीज आप हमारी सीरीज से जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल अच्छे समझ आ जाएगा दैट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन क्या होता है। ऑल्दो आपको इस चैप्टर में इतना उसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस ओवरव्यू आप इसका ले लीजिए कि हाँ एक केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो कि हमारे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी and to use it in a process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call as respiration. हमने कुछ देर पहले एक लाइफ प्रोसेस पढ़ी थी जो थी क्या था? न्यूट्रिशन। किसके बारे में पढ़ा था हमने? न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ये दोनों ही एनर्जी गिविंग कह सकते हैं प्रोसेस है। न्यूट्रिशन से भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन जो न्यूट्रिशन हमने लिया है वो कार्बन बेस्ड न्यूट्रिशन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आया है। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आने की वजह से जो है हमारी बॉडी हर सोर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है।
अब क्योंकि हर सोर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो हमें जो डिफरेंट कार्बन सोर्स से हमने जो एनर्जी ली है उसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो बॉडी है वो उस हिसाब से ढल पाएगी और फिर उसको हम यूज कर पाएंगे अपनी लाइफ प्रोसेसेस के लिए और अपने मेंटेनेंस जॉब के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जिसमें से सबसे पहले तो मैंने आपको रिएक्शन एक बताई दिया, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट जो आ जाता है रेस्पिरेशन, ये भी एक लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है, जिसमें जो हमने न्यूट्रिशन लिया है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जिससे जो हमारी जो एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है वो डायरेक्ट हमारे सेल्स में जाती है और उसको रिपेयर करती है, न्यू सेल्स को जन्म देती है एंड और भी काफी सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो रेस्पिरेशन क्या करती है, वो करती है ऑक्सीजन का यूज हमारे जो फूड सोर्सेस है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। ओके तो ये हमारी दो लाइफ प्रोसेसेस हो गई, कौन सी, न्यूट्रिशन, सेकंड इज रेस्पिरेशन। नेक्स्ट भी हम और पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, सो डोंट वरी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ इज दिस, in the case of a single celled organisms, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in the contact with the environment. अब हम जो बात अभी तक कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और ह्यूमन बींग्स के बारे में, जो कि सारे के सारे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब जो कि एक सेल से नहीं, काफी सारे सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो। लेकिन अब बात करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता फूड के लिए, मतलब खाना खाने के लिए अलग उनके पास ऑर्गन हो, गैसेस के एक्सचेंज के लिए अलग ऑर्गन हो, वेस्ट के उनके रिमूवल के लिए अलग ऑर्गन हो, ऐसा नहीं होता। वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ओके अमीबा होता है, वो क्या होता है, वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसके पास अलग अलग ऑर्गन्स नहीं होते। जैसे कि हमारे पास खाना खाने के लिए माउथ है, उसको डाइजेशन के लिए हमारे पास स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह ये सारे हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास नोज है, लंग्स है, ट्रकिया है, ये सारे हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम्स में आ गए। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में हमारे पास किडनी आ गई, लार्ज इंटेस्टाइन में सारी जो फीकल वेस्ट निकालने के लिए, ओके। तो ये हमारे पास तो है ये सारे ऑर्गन्स, क्योंकि हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के पास ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए, क्योंकि उनको जरूरत भी नहीं होती। क्यों नहीं होती जरूरत, क्योंकि वो उनका पूरा जो एंटायर सरफेस होता है, उनका पूरा बॉडी सरफेस होता है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है एनवायरमेंट के। तो एनवायरमेंट से ही वो खाना लेते हैं, एनवायरमेंट में ही वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, उनको किसी भी अलग ऑर्गन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो कनेक्टेड रहते हैं पूरे एनवायरमेंट से। अब हमारा तो जो किडनी है, लंग्स है, जो स्टमक है, वो तो हमारे एक बॉडी शेल के अंदर है ना, एनवायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है ना। हमारी एक बॉडी है, स्किन है, एक पूरा स्केलेटन है, उसके अंदर बंद है ये सारे ऑर्गन्स। अगर हमारा भी ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते एनवायरमेंट के, तो हमें भी जरूरत नहीं पड़ती ये सारे ऑर्गन्स की, लेकिन वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हम लोग एनवायरमेंट के नहीं है। Now, but what happens when the body size of the organisms increases and the body design become more complex? अब क्या होगा कि अगर बॉडी साइज जो है ऑर्गेनिजम्स की वो बढ़ता जाए और उसकी जो डिजाइन है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाए। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं एनवायरमेंट के सराउंडिंग से। Thus, simple diffusion will not meet the requirements of the cell. यानी कि सिंपल डिफ्यूजन से हमारा काम नहीं चलने वाला है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का चल गया था, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का डायरेक्ट डिफ्यूजन से काम नहीं चलने वाला। उनको ये पूरा सिस्टम चाहिए, उनको अपने जो काफी सारे लाइफ प्रोसेस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म। हम जैसे जानते भी हैं पहले से ही, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन्स हैं, डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन्स हैं और एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन्स हैं, जो कि अपने जो काम है वो बखूबी जानते हैं और अच्छे से कर भी रहे हैं। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। क्योंकि अभी मैंने आपको टिश्यूज चैप्टर नहीं पढ़ाया, तो मैं आपको अभी आगे पढ़ा दूंगी इस चैप्टर के बाद, सो डोंट वरी। लेकिन आपको इस चैप्टर में ज्यादा जरूरत नहीं है, वो आपको बस बता रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, ऐसे ही हमारे पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज भी होते हैं, उनके पास उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी के अंदर। इट इज therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissue। यानी कि ये कोई सरप्राइज वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी कि अगर मैं कहूँ कि फूड इंटेक करने के लिए और ऑक्सीजन इंटेक करने के लिए हमारे पास अलग अलग स्पेशलाइज्ड टिश्यूज प्रेजेंट हैं।
However, this possesses a problem since the food and oxygens are now taken up at one place in the body of the organisms, while all other parts of the body need them. This situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ठीक है, हमारे पास अलग ऑर्गन्स तो होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, फूड इनटेक के लिए, लेकिन हमारे अगर एक सेल को दोनों की जरूरत पड़ती है, मतलब फूड की भी, न्यूट्रिशन की भी जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है, तो दोनों तो साथ में पहुंच जाते हैं। फिर वो कहाँ से आते हैं? तो इसके लिए हमें लगता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी कि कोई ना कोई हमारे बॉडी में ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है जिसकी वजह से ये अलग अलग ऑर्गन से भी हमारी जो जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सिंगल जगह पे, सेम जगह पर सही टाइम पर पहुंच जाती है। जिसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो हमारे अंदर है वो हमें हेल्प करता है अलग अलग जगह से सारी यूजफुल चीजें एक जगह लाकर इकट्ठा करने के लिए और जहां पर भी जरूरत हो उनको पहुंचाने के लिए। वो क्या कैरी करता है? फूड कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी. When chemical reaction use the carbon source and used for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस जो कार्बन सोर्सेस को डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है या फिर ऑक्सीजन से एनर्जी जनरेशन करती है, वो उस एनर्जी जनरेशन में कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट भी क्रिएट होता है जो कि ना सिर्फ यूजलेस होता है बल्कि हमारे काफी सारे सेल्स के लिए और बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है. तो ऐसे हार्मफुल वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए भी कुछ ना कुछ ऑफकोर्स हमारे बॉडी में सिस्टम होगा. So these waste byproducts are therefore needed to be removed from the body. ये waste byproducts हैं वो remove किए जाने चाहिए हमारे body से and discarded outside by a process called excretion. ये किस प्रोसेस के द्वारा एक्सक्रीट आउट होते हैं या फिर डिस्कार्डेड होते हैं हमारे बॉडी से? जिस प्रोसेस का नाम है एक्सक्रीशन. अभी तक यानी कि हम पढ़ चुके हैं 3 से 4 लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन, नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इट इज एक्सक्रीशन. ओके, ये 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं जिसके बारे में अब हम डिटेल में जाकर एक एक करके पढ़ने वाले हैं अच्छे से. अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक से जान लिया कि कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस आखिर हैं जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, फिर जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है, फिर एनर्जी को जो ट्रांसपोर्ट करता है और उस एनर्जी को फिर जो यूज करके जो बाय प्रोडक्ट बचता है उसको डिस्कार्ड करता है हमारी बॉडी से. तो ये जो 4 से 5 जो हमारी कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारी जो ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस के लिए. Again, if the basic rule for body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed. So it is very evident कि excretion के लिए भी हमारे पास एक अलग टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू जरूर डेवलप हुआ होगा. Which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to the excretory tissue. यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो हमारा यहाँ पर भी यूज आता है, जिसमें जो वेस्ट हमारा है वो हमारे सेल से एक्सक्रीटरी टिश्यू तक ले जाने का काम करता है, जहां से फिर एक्सक्रीशन आगे फर्दर मोर एक्सटेंड होता है. नाउ लेट अस कंसीडर दिस वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन. यानी कि अब ये सारी लाइफ प्रोसेस को वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं. उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं इंपॉर्टेंट. जो फर्स्ट ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको हम कहते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चंस. तो उनके मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ उनके सारे आंसर्स के, लेकिन इनका जो डिटेल आंसर है वो आपको अपनी कॉपी में या फिर नोट्स में या फिर आप चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन भी इनके आंसर कर सकते हैं विदाउट चीटिंग, बिना किसी गूगल के, बिना किसी से हेल्प लिए हुए. अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं में से हैं. आप इसको अच्छे से, जैसे कि आप बोर्ड में लिखने वाले हैं, आप उसको वैसे ही अच्छे से लिखिए. मैं कमेंट सेक्शन में जरूर चेक करूंगी, जिसका आंसर अच्छा होगा मैं उसको पिन भी करूंगी. तो आई होप आपको अभी तक का जो समझ में आ रहा होगा, पूरा लेक्चर अच्छा भी लग रहा होगा. तो प्लीज लेक्चर को अभी तक लाइक ना किया हो तो प्लीज अभी भी लाइक कर दीजिए. सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं दैट व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन. इसमें आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दे रही हूँ कि जो हमारा जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है, यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, इसका जो डिटेल डिफ्यूजन को जो मैं अगर आपको डिटेल में समझाऊं तो एक क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. उसमें क्या होता है, एक जगह होता है हायर कंसेंट्रेशन, किसी भी चीज का हो सकता है वो, बी इट एनी पार्टिकल और एनी मटेरियल,
एक जगह होता है हायर कंसेंट्रेशन, एक जगह होता है लोअर कंसेंट्रेशन, बीच में होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जो भी पार्टिकल्स जो मूव करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पूरी करने के लिए डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो इनसफिशिएंट क्यों है। इसका ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ इस आंसर का, लेकिन डिटेल में आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है मुझे। दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स, उन्होंने कहा ह्यूमन बींग्स के लिए इनसफिशिएंट क्यों है डिफ्यूजन की प्रोसेस। वो इसलिए है क्योंकि ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमंस की बॉडी है उनका जो बॉडी साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है और उनका जो बॉडी डिजाइन है वो है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। अब ये दो वर्ड को देखकर आप इसको डिटेल में आंसर हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में देंगे। दैट ह्यूमंस की बॉडी जो साइज है वो लार्ज है और जो उसकी बॉडी डिजाइन है वो है काफी कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं दैट व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और समथिंग इज नॉट अलाइव। इसके लिए मैंने आपसे कम 5 मिनट तक डिस्कशन जरूर किया है कि हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी चीज अलाइव है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको विजिबल मूवमेंट्स के बारे में बताया था, जैसे कि ग्रोथ के बारे में, ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स के बारे में, ठीक है, रनिंग एनिमल्स के बारे में, जो कि कुछ ऐसे ब्रीदिंग के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, जो कि काफी सारे कह सकते हैं क्राइटेरिया जो कि वर्क करते हैं ये डिसाइड करने में कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है या फिर कुछ भी है जो समथिंग दैट इज अलाइव, वो जिंदा है या फिर अलाइव है या फिर अलाइव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। कौन से रॉ मटेरियल्स जो हैं जो आउटसाइड से यूज होते हैं बाय द ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा बाहर से कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन बेस्ड जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो फूड हो, ऑक्सीजन हो, कहीं से हम कुछ भी सब्जी हो, रोटी हो, ये जितने भी कार्बन बेस्ड मटेरियल्स हैं वो यूज होते हैं एज अ रॉ मटेरियल। क्योंकि इसने हमसे रॉ मटेरियल पूछा है तो हमसे रॉ मटेरियल हम लोग बोलेंगे दैट कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स ओनली। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूज करते हैं कौन, ऑर्गेनिजम्स, टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो मैंने आपको बिल्कुल बताया, यहाँ पे ऊपर मैंने आपको 4 प्रोसेसेस के बारे में बताया। दैट फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, जो लाइफ प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दैट इज रेस्पिरेशन, थर्ड इट वाज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इट वाज एक्सक्रीशन। ओके, इन सब के बारे में आपको हर एक प्रोसेस के बारे में डिटेल में आपको लिखना है एंड देन यू हैव टू सेंड इट ऑन कमेंट सेक्शन टू मी। मैं चेक करके आपको बताऊंगी कितना सही है कितना सही नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हूँ क्वेश्चन, इसको डिटेल में आपको आंसर करना ही है जरूर वीडियो के लास्ट में। ये था आज का पूरा लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा उसके बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस होती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन। इन सब के बारे में हमने ओवरव्यू एक से एक ले लिया है। आगे है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन से हम एक एक करके जितनी भी लाइफ प्रोसेस है उनके बारे में डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आज का लेक्चर जो है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, हम लोग को सपोर्ट करिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके कलीग्स हैं, जो कि आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट इस वीडियो का कौन सा लगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।